अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने देखा कि एग्रीकल्चर का हाल क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस हालत में था, सर्विस सेक्टर किस हालत में था, हमारी डेमोग्राफी क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या था। ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया इन इंडिया। क्या इस ब्रिटिश रूल से इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव बात थी, फायदे की बात थी? सो फार जो हमने डिस्कस किया आज तक, इससे हमें पता चलता है certainly not, there was not any positive impact. If the impact of the British rule is studied with reference to the motive of the British government in India, अगर उनके मोटिव के एतबार से हम डिस्कस करें तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि उनका मोटिव ही कुछ डिफरेंट था। द मोटिव वाज क्लियर एंड फोकस्ड। मोटिव क्लियर था, मोटिव फोकस्ड था। क्या था मोटिव? इट वाज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो इस कॉलोनी को एक्सप्लॉयट करना चाहता, यहाँ की रिसोर्सेज, हमारे वसाइल लूटना चाहते थे। हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड समटाइम्स यील्डेड पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। जो वो मीन्स, वो तरीका जो वो अपनाते थे इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, it occurred only in terms of some positive side effects of their otherwise exploitative programs and policies. उनका मुद्दा नहीं था कि, उनका कोई मकसद नहीं था कि हम इंडिया को यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें या इंडिया के फ़ायदे के लिए कुछ करें। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं ये उनके रूल का एक साइड इफ़ेक्ट था। जो वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, जो बाद में हमारे लिए पॉजिटिव बन गए। और कुछ नोटेबल पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह थे। नंबर एक ये था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया हमारा, which existed only as conceptual possibility prior to the British rule, became a practical proposition. ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के लिए एक ख्वाब था कि यहाँ का एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो जाए, लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद ये एक हकीकत बन गया। It implied a good breakthrough in agriculture, even when it challenged self-sufficiency in food grain production. No doubt, जो ब्रिटिश रूल था, जो कमर्शलाइजेशन उनकी तरफ से लाई गई, ये एक चैलेंज था हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये था कि हमारा एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गया, एक बात। दूसरी बात ये थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से थी। इट वाज द स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, in India, because railways opened here, roadways opened after new opportunities of economic and social growth. तो इससे क्या हुआ? ज़्यादा कल्चरल एफिनिटी बढ़ गई अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कल्चरल एफिनिटी बढ़ गई। तीसरी बात यह थी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये हुआ कि means of transport caused a check on spread of famines in India. देखिए, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ टोपोग्राफी मुख्तलिफ है, कुछ इलाकों में फेमाइनस होते हैं, कुछ इलाकों में बारिशें नहीं होती हैं, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, कुछ इलाकों में सैलाब आते हैं। तो उससे क्या होता है? कहत पैदा होता है, फेमाइनस पैदा होता है। लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब डेवलप हुए तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये अंडर कंट्रोल आ गया, ये फेमाइनस, ये कहत साली वगैरह ये कंट्रोल में आ गई, क्योंकि हम फूड सप्लाईज़ को अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी तरह
ले जा सकते थे। जो ड्रॉट हिट एरियाज होते थे वहाँ हम फूड सप्लाईज पहुँचा सकते थे थ्रू रोड्स। एक और बात थी कि देयर वाज ए ट्रांजिशन, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट किया, जमाया, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो बार्टर सिस्टम था, इंडिया ट्रांजिटेड फ्रॉम दैट, हमने उसे छोड़ा और हम मॉनेटरी सिस्टम की तरफ आ गए। बार्टर सिस्टम से मनी सिस्टम की तरफ आ गई। अब नो लॉन्गर वाटर वाज प्रेवेलेंट इन इंडिया एक्सेप्ट इन सम रूरल एरियाज, तो एक मनी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया और उसे ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गई। ठीक। तो एक और फायदा ये था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दे दिया ब्रिटिशर्स ने। The British Raj in India left a legacy of an efficient administrative setup. After independence, this legacy served as a ruddy reckoner for our politicians and planners. इस वक्त भी अगर हम देखें, हमारी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये सब बारोड है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है ना? तो ये एक फ़ायदा हुआ हमारे लिए कि एक रेकनर था, ये किताब थी जो ब्रिटिश सिस्टम था, हमने उसको अक्सर एडॉप्ट किया, उन्हीं का दिया हुआ मोस्टली हमारे पास चल रहा है। और कंक्लूजन में हम अगर देखें, वी कैन स्टेट दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑफ विच स्टैग्नेशन और पॉवर्टी खास खूबियाँ थी। एग्रीकल्चर चीफ सोर्स था लिवलाइहुड का फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, बट दिस वाज द सेक्टर विच वाज सब्जेक्ट टू रैम्पेंट एक्सप्लॉइटेशन। और एक्सप्लॉइटेशन इतनी डीप थी कि जो ओनर्स ऑफ सॉइल थे एक वक्त, दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल, मालिकों को टिलर बनाया गया। ठीक है ना? और वक्त गुजरने के साथ साथ वो दे बिकम लैंडलेस लेबरर्स। जो हैंडीक्राफ्ट हमारा था, पूरी दुनिया में शोहरत रखता था, उसे बर्बाद किया गया। मॉडर्न इंडस्ट्री ने थोड़ी जड़ें लगानी शुरू की, लेकिन इसकी ग्रोथ भी नोशनल ही थी और कन्फाइनेड टू रिस्ट्रिक्ट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन थी। और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक था, हमारे कंट्री में इनको कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था इस तरह से, ताकि जो कॉलोनियल परस्यूट्स ऑफ ब्रिटिशर्स थे वो पूरे हो सके। और जो टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, ये इतनी डूप रोटेड थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इट नीडेड ए बिग पुश इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस सिलसिले में 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए 1951 में, तो अपनी इकानमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, एंड टू गिव इट अ किक स्टार्ट ऑन द पाथ ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो ये कुछ चंद बातें थी जो हमने डिस्कस की विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकानमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन कमिंग डेज वी विल मूव टू अदर टॉपिक्स, स्पेशली जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने प्लान्स अब तक लॉन्च हुए, किस प्लान के कौन से मकासद, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।